हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पतियों में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचों में भी मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी भारी हस्तक्षेप के उगता है। देखिए, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? तो वह पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती हैं। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। मिट्टी की जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। तो पहले देखेंगे वनों के प्रकार। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। फिर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचल व अनूप वन। पहले देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन जो है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो याद रखना कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है वो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण व आंध्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, ठीक है। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं वो कैसे होते हैं? सघन होते हैं और परतों वाले होते हैं। जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं, इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्ष की जो लंबाई है वो 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का जो समय होता है वो अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ कौन सी है? तो रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, एवनी है। तो याद रखना कौन सी? रोजवुड, महोगनी, एनी और एवनी, ठीक है। फिर है अर्ध सदाबहार वन। तो अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों की मिश्र रूप है। इनमें मुख्य वृक्ष की प्रजातियां हैं वो साइडर, हॉलक और केल है। कौन सी है? साइडर, हॉलक और केल। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया। इससे वनों की संरचना भी बदलती गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाई जाने वाली ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। कहाँ पे? गढ़वाल और कुमाऊं में। ओक की जगह किसके? चीड़ के, ठीक है। जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। अब है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है इनको मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है।
आंध्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरपात पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। ये सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन्हीं वन में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीप पठार और उत्तर भारत के मैदान में ये वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेल, अक्सलवुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। अब है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल होती हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरी वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। अब है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो हिमालय का गिरिपद है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ियाँ श्रृंखला और पश्चिम बंगाल उत्तरांचल की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय की महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वल्यू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जूनियर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष होते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भुटिया इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग होता है। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय की दक्षिणी भागों में अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकेन आदि पाई जाती है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूँकि ये श्रृंखला उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 यानी 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और नीचे वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका प्रांतों और पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पाली पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलास। ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा, मेकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। वेलांचल व अनूप वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आंध्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 हेक्टेयर भूमि आंध्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में
केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। हमारे देश की आंध्र भूमि को 8 वर्गों में बांटा गया है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलवायु और भूमि, पश्चिमी तटीय के लेगुन व आंध्र भूमि में राजस्थान गुजरात की कच्छ खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय, भारत के पूर्वी तट डेल्टाई आंध्र भूमि व लेगून, गंगा के मैदानी में ताज़ा जल वाली कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरपात के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप, चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आंध्र क्षेत्र, मैंग्रोव लवण कच्छ ज्वारीय सक्रिय खाड़ी पंख मैदानों और ज्वारमुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों से आड़े तिरछे वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अंततः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1992 में लागू की थी, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार शत पोषणीय वन पर प्रबल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाए, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण रोकना, बाढ़ व सूखा नियंत्रण, निम्नीकरण भूमि, सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों की इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना, लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, पेड़ लगाने का बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊषर भूमि पर वनारोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-1969 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरी पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ उगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिसका खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे वे उन्हें लाभ पहुंचाने जो केवल भूस्वामी से ही प्राप्त होते हैं। फार्म वानिकी अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन, पशुओं के बाड़ों में भी लगाए जाते हैं। वन्य प्राणी। आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। ये अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं।
जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हुए परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण हैं औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों का दोहन हो रहा है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खादानों, जलाशयों इत्यादि की जमीनों से वनों को साफ किया गया। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए नई चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों उनके आवासों को नष्ट कर दिया। रजवाड़ों तथा सम्राट वर्ग ने शिकार को कीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जाता है। जंगलों में आग लगाने से वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई। ये महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया था, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में कुल 107 नेशनल पार्क और 573 अब 574 हो गए हैं। ठीक है, वन्य प्राणी व अभय वन है। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसे मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को की मानव और जीवमंडल योजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इस जातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सके। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में ये योजना 9 बाघ निचयों में शुरू की गई थी और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब ये योजना 58 करोड़ बाघ निचय में चल रही है और इस क्षेत्रफल 84,487 वर्ग किलोमीटर और 18 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1,411 से बढ़कर 2023 अब ये बढ़ गई होगी, देख लेना। ठीक है, यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विकास, पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ परियोजना जैसे मगरमच्छ परियोजना है, अंगुल परियोजना है, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना चलाई जा रही है ना। जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। भारत संरक्षण, विकास और व्यवस्था, पर्यावरण अनुसंधान, देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। भारत में 18 जीवमंडल निचय हैं। इनमें से 12 जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, ये 18 हैं: नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरॉक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू साहिकोबा, दिहांग, देवांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, सिस, अचलम, पन्ना। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? तो नीलगिरी था, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, पूछा है कि चंदन वन किस तरह की वन के उदाहरण है? तो ये चंदन पर्णपाती वन है। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया जाता है? तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए। नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो 12, अब 13 हो गए हैं। ठीक है, वन नीति के अनुसार वर्तमान निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33%। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है।